पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्कूल में पढ़ने वाला ये लड़का केनिची स्कूल के कुछ बदमाश लड़कों से लड़ने के लिए इस नई लड़की फुरिंजी के दादा का डोजो रोयोजन पाकू ज्वाइन करता है, जहां उसे 4-5 मार्शल आर्ट के टीचर एक साथ अपनी कला सिखाते हैं। जिसके बाद केनिची स्कूल के कराटे डोजो में उन लड़कों को हरा देता है जो उसे हमेशा परेशान करते थे, लेकिन अनजाने में एक इलीगल मूव का इस्तेमाल करने की वजह से उसे डोजो छोड़ना पड़ता है। हालांकि मुकाबले का रेफरी सुकाबा उसकी फाइट देखकर दंग रह जाता है और उसे मुकाबला करने की चुनौती देता है। डोजो में 3 नए मूव सीखने के बाद केनिची उसे भी मुकाबले में आसानी से हरा देता है, लेकिन एक खबर फैलने के बाद कि उसने स्कूल के सबसे ताकतवर लड़के को हरा दिया है, कुछ गुंडे जो कि रैग्नारॉक नाम की गैंग के मेंबर्स हैं उसे ढूंढते हैं। हालांकि वो उनसे छुप तो जाता है, लेकिन अपनी आने वाली मुश्किलों के बारे में सोचकर अपनी फूटी किस्मत को दोष देने लगता है। डोजो में केनिची आने वाले मुकाबलों को लेकर सहमा हुआ होता है और उसके बारे में मास्टर्स को बताता है। हालांकि उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलते हैं कि इसका अंदाजा तो उसे पहले से लगा लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी सकाकी केनिची को दिलासा देते हुए बोलता है कि उसे डरपोक बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे स्कूल में सबसे ताकतवर बनने की कोशिश करनी चाहिए। स्कूल में गुंडे उसे अभी तक ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उनसे जैसे तैसे बच जाता है और गार्डनिंग क्लब में जाकर छुप जाता है। वहाँ उसे ये लड़की इजुमी मिलती है जो केनिची से गार्डनिंग क्लब को ज्वाइन करने के उसके इरादे के बारे में पूछती है। वो उसे अपनी फूलों में दिलचस्पी और पौधों को पानी देने से मिलने वाली खुशी के बारे में बताता है। वो उसके बारे में फैली हुई अफवाहों के बारे में भी बात करती है, लेकिन केनिची ये बोलते हुए साफ मना कर देता है कि वो अभी उतना ताकतवर नहीं है। अचानक से निजिमा वहाँ आता है और केनिची उसकी फैलाई हुई अफवाहों से तंग आकर उसे हड़काता है और उसे क्लब से बाहर ढकेल लेता है। जाते जाते निजिमा ये बोलता है कि भले लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई है और वो तो सिर्फ केनिची को उन गुंडों के बारे में बताने आया था जो उसे ढूंढ रहे हैं। डोजो में अपचाई के साथ ट्रेनिंग करके केनिची थक जाता है, तो वहीं दूसरे मास्टर्स अपचाई से जल्दी खत्म करने को बोलते हैं ताकि वो भी अपनी बारी ले सकें। ये देख कर कि मास्टर्स उसके लिए आपस में लड़ रहे हैं, वो उनसे पूछता है कि क्या उसके पास मार्शल आर्ट में कोई छिपा हुआ टैलेंट है। ये सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि उसके पास छिपा हुआ तो क्या कोई भी टैलेंट नहीं है। इतनी शर्मिंदगी उसे सहन नहीं होती और वो अपनी ज़िंदगी खत्म करने का फैसला करता है। हालांकि फुरिंजी बीच में आकर उसे रोक लेती है। सकाकी उसे आश्वासन देता है कि उसकी ट्रेनिंग कभी उसे धोखा नहीं देगी और सामने रखी हुई बोतल को तोड़ते हुए दिखाता है कि इसी तरह वो भी ट्रेनिंग के बलबूते अपनी अपोनेंट्स की थोड़ी और जबड़े को तोड़ सकता है। सकाकी के कहे हुए शब्दों से प्रभावित होकर वो लकड़ी के खंभे पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। मास्टर्स केनिची की ट्रेनिंग बढ़ाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और उसे संडे की मूवी टिकट देते हुए पूरी ट्रेनिंग करके फुरिंजी के साथ डेट पर जाने के लिए कहते हैं। वो खुशी खुशी उनकी बात मान लेता है और जोश के साथ अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। कई दिन बीत गए और प्लान काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता हुआ दिख रहा था, क्योंकि फुरिंजी के साथ बाहर जाने की बात उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दे रही थी और वो अपनी सभी ट्रेनिंग पूरे मन से कर रहा था। डेट के दिन वो मूवी थिएटर जाने के लिए मेट्रो पकड़ते हैं और फुरिंजी ये खुलासा करती है कि पहली बार है जब वो एक हॉल में मूवी देखने जा रही है। तभी अचानक से उन्हें मेट्रो में निजिमा दिखाई पड़ता है जो उन्हें हाय बोलता है। उसे देखते ही केनिची फौरन फुरिंजी को लेकर मेट्रो से उतर जाता है। ये अंदाज़ा लगा कर कि निजिमा पक्का अगले स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहा होगा, केनिची हॉल तक पैदल चलने को बोलता है। आखिर में वो थिएटर पहुंच जाते हैं, लेकिन निजिमा पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहा होता है। इसलिए वो फुरिंजी से थिएटर की जगह रेस्टोरेंट चलने को बोलता है। मूवी टिकट्स को बर्बाद करने की वजह से वो थोड़ा हिचकिचाती है, इसलिए केनिची भूखे होने की नौटंकी करने लगता है और अपनी बात पर जोर देने के लिए टिकट तक जबाने लगता है। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं जहाँ वो बताती है कि वो पहली बार फास्ट फूड खा रही है। केनिची उसकी घर की सभी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने लगता है और उस दिन को फुरिंजी के लिए यादगार बनाने की ठान लेता है। खाने के बाद वो लोग थोड़ी देर बाहर घूमते हैं, आर्केड में गेम खेलते हैं, बिल्ली से रेस लगाते हैं और आखिर में अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। वहाँ वो उसे बताती है कि वो अम्यूजमेंट पार्क भी पहली बार आई है, क्योंकि हर वक्त अपनी ट्रेनिंग में बिजी रहने की वजह से उसे दूसरों की तरह बाहर घूमने का मौका नहीं मिलता। वो एक झूले पर चढ़ने को बोलती है और उसमें बैठने के बाद वो बाहर खड़ी बच्ची से हाय करती है। उसकी चेहरे पर आई मुस्कान को देखने से उसे बहुत खुशी मिलती है। आखिर में फुरिंजी की रिक्वेस्ट के बाद वो फिर से थिएटर जाते हैं। हालांकि केनिची का वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि निजिमा अभी तक वहाँ उनका इंतजार कर रहा होगा। जब वो थिएटर पहुंचते हैं तो उन्हें कहीं से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो देखने जाते कि क्या हो रहा है, तभी वहाँ उन्हें कुछ गुंडे निजिमा को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। केनिची तो बोलता है पिटने तो साले को दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा, लेकिन फुरिंजी निजिमा को बचाने के लिए कहती है। तभी उसे वो समय याद आता है जब उसने फैसला किया था कि वो कमज़ोरों की मदद करेगा, इसलिए वो गुंडों से लड़कर निजिमा को बचाने चला जाता है। सकाकी के कहे हुए शब्दों के बारे में सोचकर वो गुंडों का सामना करता है जो उसकी एक ही किक में ज़मीन पर गिर जाता है। निजिमा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए केनिची की मार्शल आर्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगता है और उन्हें डरा कर वहाँ से भगा देता है। फुरिंजी निजिमा से पूछती है कि उन गुंडों को कैसे पता चला कि वो वहाँ है, जिस पर निजिमा उसे बताता है कि हैट पहने हुए एक चाइनीज़ आदमी ने उन गुंडों को उनके बारे में बताया था। बाद में केनिची केंसाई से इस बारे में बात करता है जो उसे बताता है कि ये उसका नहीं बल्कि अगसेम का आइडिया था। अगसेम उस आइडिया को अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रैटेजी बताता है और फुरिंजी को उसके लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने के अपने प्लान का खुलासा करता है। केनिची फुरिंजी को बीच में ना लाने के लिए बोलता है, लेकिन मास्टर्स उसे बताते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को टफ लव बोलते हैं। सकाकी को समझाते हुए बोलता है कि केनिची को आखिर में गैंग का सामना तो करना ही होगा, इसलिए उसे हर वक्त उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी तरफ दादाजी भी अपने खुद के खराब एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं और उसे आगे आने वाली चुनौती के लिए तैयार रहने का प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में उसकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी।
अगले दिन केनिची छुप कर फुरिंजी को जिम्नास्टिक करते हुए देखता है और बीच ही में ताकाशिमा उसका परफॉर्मेंस खराब करने के लिए एक स्टिक उसकी तरफ फेंक देती है। लेकिन फुरिंजी बहुत ही शानदार तरीके से उसे अपने रिबन की मदद से पकड़ लेती है और वहाँ मौजूद सभी लोगों की वाहवाही लूट लेती है। घर में केनिची अपने परिवार को बताता है कि अब से वो वीकेंड की रात डोजो में ही रुकेगा और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसके पिता उसके फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उसकी बहन को उसकी चिंता हो रही थी, ये सोच कर कि अब उसे रात में भी पीटा जाएगा। उसके पिता को लगता है कि डोजो के कुछ लोग उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी बंदूक लेकर वहाँ चले जाते हैं, लेकिन जल्दी ही थकार कर वापस भी आ जाते हैं। केनिची की माँ उसकी बहन को डोजो जाने को बोलती हैं और उसे दवाई का डिब्बा देने को कहती हैं। दूसरी तरफ डोजो में केनिची कराटे ड्रेस पहनकर अपनी ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत ध्यान से मास्टर्स को ट्रेनिंग करते हुए देखता है। हालांकि जब वो शिगर के पास जाता है और उससे आगे के प्लान के बारे में पूछता है तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तभी अकासेम उसे अपने पास बुलाता है और उसे एक डिवाइस पहनाता है जिसे द ग्रेट लेग स्प्लिटर कहते हैं। इस डिवाइस को किसी भी इंसान के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, जो कि मार्शल आर्ट्स का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अकासेम फुरिंजी से उसकी मदद करने को बोलता है और जैसे जैसे वो डिवाइस को धक्का देती जाती है वो केनिची के पैरों को खोलने लगता है, जिस वजह से वो जोरों से चिल्लाने लगता है, ये दिखाते हुए कि अब उसे और नहीं झेल सकता। अकासेम समझाता है कि वो डिवाइस से 16 घंटों में धीरे धीरे 180 डिग्री तक पैरों को खोल देता है और अगर वो बीच में ही रुकना चाहे तो वो शेफ शब्द का इस्तेमाल करके रुक सकता है। फुरिंजी डिवाइस को धक्का देती जाती है और केनिची का चीखना भी जारी रहता है। हालांकि जब फुरिंजी पीछे से उसकी मदद करती है तो उसे थोड़ा सा आराम मिलता है। अचानक से केनिची की बहन वहां आ जाती है, जिस वजह से फुरिंजी उस पर गिर जाती है और उसके शेफ शब्द का इस्तेमाल करने से पहले ही धोखे से केनिची के पूरे 180 डिग्री पैर खुल जाते हैं। उसकी बहन उसे गले लगाती है, लेकिन अपने दर्द के चलते वो उसे पीछे ढकेल लेता है। बीच में अकासेम उसकी हालत देखने आता है और उसके तलवे पर लात मार देता है, जिससे केनिची का दर्द छूमंतर हो जाता है। अकासेम अपने एक्यूप्रेशर के बैकग्राउंड का खुलासा करता है और केनिची को दिलासा देता है कि वो जितनी चाहे उतनी हड्डियां तोड़ सकता है, क्योंकि वो उन्हें ठीक करने के लिए वहाँ मौजूद है। जब केनिची अपनी बहन को फुरिंजी से मिलवाता है तो वो बोलती है कि वो कितनी क्यूट है, लेकिन उसकी बहन फुरिंजी पर अपने भाई पे डोरे डालने का इल्जाम लगाती है और केनिची को उसका हाथ पकड़कर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन केनिची अपना हाथ छुड़ा लेता है। उसकी बहन उदास हो जाती है और फुरिंजी को गिफ्ट पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। फुरिंजी बोलती है कि वो बहुत किस्मत वाला है कि उसकी एक बहन है, जिस पर केनिची उसके परिवार के बारे में पूछता है। वो दुखी होकर बताती है कि उसके माँ बाप नहीं रहे और उसके दादाजी ही उसके लिए सब कुछ हैं। मास्टर्स उसे चिढ़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि उसने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी है। वो ये सोचने लगता है कि उसके बुरे पास्ट की वजह से ही उसने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया होगा और वो फौरन उसे माफ़ी मांगने जाने लगता है, लेकिन अकासेम उसे रोक लेता है और आगे की ट्रेनिंग के लिए अपचाई को सौंप देता है। तब तक शिगर वापस आ जाती है और केनिची के बारे में पूछती है, जो अब तक अपचाई के साथ ट्रेनिंग करके पूरी तरह से थक चुका था। दादाजी पूछते हैं कि क्या उसे उसकी चिंता हो रही है, लेकिन वो साफ इनकार करके वहाँ से चली जाती है। जब से केनिची वहाँ आया है उसका सकारात्मक प्रभाव सभी पर साफ दिखाई दे रहा था। डिनर के वक्त केनिची ये देखकर हैरान हो जाता है कि फुरिंजी ने इतनी सारी डिशेज तैयार करी हैं। वो पूछता है कि शिगर उनके साथ बैठकर क्यों नहीं खा रही है, जिसे फुरिंजी उसे बताती है कि वो अकेले खाना ज़्यादा पसंद करती है। जैसे ही वो खाना खाना शुरू कर रहा होता है, मास्टर उसका खाना चुरा लेते हैं और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। रात में फुरिंजी खास उसके लिए छत पर खाना लेकर आती है। मौका देखकर वो उसे माफ़ी भी मांग लेता है और फुरिंजी उसे तुरंत माफ़ भी कर देती है, ये बताते हुए कि अब वो उसे गुस्सा नहीं है। फुरिंजी उसे पूछती है कि वो आगे चलकर क्या बनना चाहता है, जिस पर वो एक नॉबलिस्ट बनने के अपने सपने के बारे में बताता है। बदले में वो भी उससे पूछता है कि वो क्या बनना चाहती है, जिसमें फुरिंजी बोलती है कि वो एक सीक्रेट है। हालांकि पीछे से शिगर कुछ साल पहले लिखे हुए लेटर को पढ़कर फुरिंजी के एक खूबसूरत दुल्हन बनने के सपने का खुलासा करती है। ये सुनते ही फुरिंजी शर्मा जाती है और शिगर से लेटर छीन लेती है। उसके बाद वो केनिची को अपना बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बनाने की ख्वाहिश बताती है, जबकि केनिची ये सोचकर थोड़ा दुखी हो जाता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया, लेकिन फिलहाल के लिए उन दोनों का दोस्त बने रहना ही ठीक है। कुछ दिनों बाद गार्डनिंग क्रम में केनिची पौधों को पानी दे रहा होता है, तभी इजुमी वहाँ आती है और बोलती है कि वो आज बहुत खुश लग रहा है। वो उसे बताता है कि एक क्लब है जहाँ वो उन गुंडों और मास्टर से बचकर चैन से रह सकता है। वो बोलती है कि स्कूल में सबसे ताकतवर और मतलबी लड़के होने की अफवाह के बावजूद वो काफ़ी अच्छे स्वभाव का है। वो उन अफवाहों के लिए निजीमा को जिम्मेदार ठहराकर उन्हें फर्जी बताता है। वो उत्सुकता से उसके पसंदीदा पौधे के बारे में पूछती है, जिसे वो प्यार से स्नोमैन किंग बुलाता है। तभी वो उसकी धीमी ग्रोथ पर अपनी चिंता जाहिर करता है। इसी बीच निजीमा उन पर बाहर से नजर रखा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि केनिची उन गुंडों से किसी भी हालत में नहीं जीत सकता, क्योंकि उसने उन गुंडों के खतरनाक हमलों को पहले से ही देख रखा था। डोजो में केनिची अपने पंचेस की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी सकाकी उसके पोस्चर को ठीक करता है और दीवार को अपने नंगे हाथों से तोड़कर उसे दिखाता है कि एक सटीक पंच कितना ज़्यादा डैमेज कर सकता है। केनिची बोलता है कि वो उसकी तरह नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास उसके जैसे बड़े मसल्स नहीं है। सकाकी उसे बहाने ना बनाने को कहता है और फुरिंजी को बुलाता है। वो बताता है कि मसल स्ट्रेंथ में वो उससे कमज़ोर है और फिर उससे अपने पंचेस दिखाने को बोलता है। फुरिंजी तुरंत 1 सेकंड के अंदर 6 पंचेस बहुत सटीकता से मारती है, जिसे देखकर केनिची दंग रह जाता है। सकाकी उसे 2 तरह के कराटे स्टाइल नहाटे और शुरेट के बारे में बताता है, जिसमें पहली स्टाइल मसल स्ट्रेंथ पर फोकस करती है तो दूसरी पंच स्पीड पर। वो केनिची को बताता है कि उसे समय के साथ दोनों स्टाइल पर पकड़ बनानी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल के लिए उसे शुरेट पर ध्यान देना चाहिए। तभी बीच में केंसाई वहाँ आ जाता है और बोलता है कि अब केनिची को सिखाने की बारी उसकी है। वो उसे एक आर्म स्विंग मूवमेंट करके दिखाता है और केनिची को आस पड़ोस में उसकी प्रैक्टिस करने को बोलता है, जब तक वो कुछ ज्ञान की किताबें पढ़ रहा है।
केनिची अजीब तरीके से आर्म स्विंग मूवमेंट की प्रैक्टिस करने लगता है। रास्ते में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं जिसकी वजह से उसे शर्मिंदगी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी ट्रेनिंग नहीं रोकता, उसे पूरे मन से करता है। उसके दृढ़ संकल्प को देखकर फुरिंजी भी उसके साथ जुड़ जाती है। वो बताती है कि इस एक्सरसाइज से उसके मसल्स खुल जाएंगे। वो ये भी समझाती है कि जब वो अपने हाथों को एक तरफ खींचता है तो दूसरी तरफ फोर्स लगता है, जिससे उसके मसल्स मजबूत होते हैं। वो अपनी बातचीत और एक्सरसाइज जारी रखते हैं कि तभी अचानक से उनका सामना रैग्नारॉक ग्रुप के एक मेंबर से होता है। वो खुद का नाम टाइची बताता है और केनिची को हराकर फुरिंजी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के अपने इरादे का खुलासा करता है। उसकी हिम्मत को देखकर फुरिंजी उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो ये सुनकर पागलों की तरह हंसने लगता है। टाइची के दोस्त उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन तभी खुशकिस्मती से सकाकी अचानक से वहाँ आ जाता है। ये सोच करके केनिची को ट्रेनिंग देने का सबसे सही वक्त है, वो उसे सही स्ट्रेंथ की अहमियत बताने लगता है और मुकाबले में बिना दखल दिए वहाँ से चला जाता है। सकाकी के वहाँ से जाते ही टाइची केनिची पर हमला कर देता है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। गुस्से में फुरिंजी गुंडे से खुद को छुड़ा लेती है और उनसे लड़ने लगती है। केनिची को एहसास होता है कि उसने धीमे प्रतिक्रिया दिखाकर गलती करी, जिस वजह से वो टाइची के हमलों से बचने में नाकाम हुआ। इसलिए वो केंसाई की सिखाई हुई आर्म स्विंग मूवमेंट का इस्तेमाल करता है और टाइची को हरा देता है। टाइची को अपनी हार सहन नहीं होती और वो अपने दोस्तों से उस पर हमला करने को बोलता है, लेकिन तब तक फुरिंजी सभी को पीट देती है और एक भी गुंडा केनिची के लिए ना छोड़ने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। डरा हुआ टाइची फुरिंजी को राक्षसी बोलकर वहाँ से भाग जाता है और केनिची फुरिंजी को तसल्ली देने की कोशिश करता है। डोजो में सकाकी उनकी जीत के लिए उसकी तारीफ करता है और केनिची से पूछता है कि क्या उसकी दी हुई ट्रेनिंग लड़ाई में उसके काम आई। हालांकि केनिची बोलता है कि उससे उसे बहुत मदद मिली, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि असल में वो केंसाई की सिखाई हुई टेक्निक थी जिससे वो टाइची की चिन पर धोखे से वार कर पाया। उसके बाद सकाकी उसे बोलता है कि अपचाई के साथ ट्रेनिंग ना करने की वजह से वो उससे नाराज़ है। केनिची माफ़ी मांगने अपचाई के पास जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है। अगले दिन सकाकी केनिची को फुरिंजी के साथ ट्रेनिंग करने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अकासेम भी यही करता है और केनिची को उसी के साथ ट्रेनिंग करने को कहता है। वो उन्हें मारने और बचने की दोनों टेक्निक को साथ में इस्तेमाल करने को बोलता है और उसकी डेली ट्रेनिंग में नई चीज़ें जोड़ता है। अपचाई के साथ ट्रेनिंग करते वक्त केनिची उसे बचने के लिए उस पर बुद्धा स्टैचू फेंकने लगता है और ये देखकर अकासेम केंसाई से अपचाई की ट्रेनिंग के अजीब तरीकों के बारे में शिकायत करता है। स्कूल में केनिची ट्रेनिंग में हुई अपनी प्रोग्रेस को लेकर चिंता में होता है और शांति के लिए गार्डनिंग क्लब में जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि इज़ूमी को डामोजी ने कैद कर रखा है और उसके दोस्त पौधों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसमें उसका पसंदीदा पौधा स्नोमैन किंग भी शामिल है। इज़ूमी को नुकसान पहुँचाने की धमकी देते हुए डामोजी उसे मुकाबले की चुनौती देता है। उसकी करतूतों को देखकर केनिची का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसकी किक से बचते हुए उसके पेट पर मुक्का मारकर मुकाबला वहीं खत्म कर देता है। ये देखकर उसके दोस्त भी वहाँ से भाग जाते हैं। केनिची उन पौधों को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन इज़ूमी उसे दिलासा देती है और बताती है कि वो खराब पौधों को दोबारा से गमलों में लगा सकते हैं। कुछ दिनों बाद इज़ूमी केनिची को स्नोमैन किंग दिखाती है और बताती है कि वो बच गया। केनिची बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी ग्रोथ की तुलना खुद की मार्शल आर्ट्स की ग्रोथ से करने लगता है। अगले दिन स्कूल में फिर से वही गुंडे उसे ढूंढ रहे होते हैं और उनसे बचने के लिए केनिची इस बार कबर्ड में छिप जाता है। शाम को एक टकाशी नाम का लड़का उसे रास्ते में रोक लेता है। केनिची बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने फुरिंजी के साथ उसके शॉपिंग प्लान पर पानी फेर दिया और इस बार वो उनसे मुकाबला करने का फैसला करता है। फुरिंजी बाकी लोगों को संभाल लेती है तो वहीं केनिची तकाशी को एक मुक्का मारने में सफल हो जाता है। तभी तकाशी केनिची से लड़ने के लिए एक चाकू निकाल लेता है। फुरिंजी उसे संभल कर लड़ने को बोलती है और मौका पाते ही केनिची की बेल्ट निकालकर उन्हें डराकर वहाँ से भगा देती है। डोजो में मास्टर ध्यान देते हैं कि केनिची शॉपिंग से आने के बाद थोड़ा मायूस लग रहा है। अपचाई उनसे पूछता है कि क्या वो केनिची को बहलाने चला जाए, लेकिन सकाकी उसे मना करते हुए बोलता है कि उसे कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए। केनिची तकाशी के साथ अपनी फाइट के बारे में सोच रहा होता है और ध्यान देता है कि कैसे वो चाकू देखते ही घबरा गया था। शिगर उसे बहलाने आती है और उसके अनदेखा करने पर वो उसके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने लगती है। अकासेम उसे बताता है कि वो उसे हथियार चलाना सिखाना चाहती है और बोलता है कि उसे कई हथियारों में महारत हासिल है। हालांकि उसे वो सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अकासेम उसे समझाता है कि हथियार से बचने के लिए उसे उन्हें चलाना भी आना ज़रूरी है। मास्टर्स ऑफ फुरिंजी शिगर के साथ उसकी ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से देखते हैं। वो एक चाकू के साथ सिखाना शुरू करती है, लेकिन फुरिंजी उसे चाकू लेकर उसे चम्मच पकड़ा देती है। शिगर खाली डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए उसी चम्मच से केनिची के कपड़े फाड़ देती है। हंगामे की वजह से दादाजी भी वहाँ आ जाते हैं और अपना तजुर्बा बताते हुए कहते हैं कि चाहे वो चाकू हो या चम्मच, जब तक उससे वार नहीं किया जाता वो सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। वो उससे बोलते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शिगर क्या इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उसका निशाना कभी नहीं चुकता। और वो उसे शांति से देखने को कहते हैं ताकि मौका मिलते ही केनिची उस पर वार कर सके। इस बार वो कागज़ की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं और उसे कई बार मारकर उसकी गलतियाँ बताती है। वो उसके पोस्चर को ठीक करवाती है और खुद पर हमला करने को बोलती है। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो उसे छू तक नहीं पाता और थक कर ज़मीन पर गिर जाता है। दादाजी उसे लड़ाई में साहस की अहमियत के बारे में बताते हैं, क्योंकि उससे उसे शांत रहने और अपोनेंट की कमजोरी पकड़ने में मदद मिलेगी। शिगर के साथ ट्रेनिंग करने के बाद वो पूरी तरह से थक जाता है और ठीक से चल भी नहीं पाता। उसके बाद वो सकाकी को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और उसकी मसल्स की तारीफ करते हुए उसकी जैसी बॉडी होने के सपने देखने लगता है। तभी अकासेम उसके सपनों के बीच में आकर उसे शॉपिंग पर चलने को बोलता है। हालांकि रूटीन के मुताबिक वो फिर से उसे खुद को टायर से खिंचवाने लगता है। रास्ते में उसे लड़कियों के बगल से गुजरते हुए शर्म आती है और वो उसे पूछता है कि वो बेसिक ट्रेनिंग कब करना छोड़ेगा। अकासेम उसकी बात को पूरी तरह से नकारते हुए बोलता है कि वो बेसिक ट्रेनिंग से अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता।
उसे ये भी बताता है कि पुराने ज़माने के प्रोफेशनल फाइटर्स मार्शल बिल्डिंग से ज़्यादा लड़ाई पर ध्यान देते थे। शॉपिंग पूरी करने के बाद वो वापस जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें कुछ गुंडे दो लड़कियों को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक लड़की इज़ूमी थी। केनिची देखता है कि ये वही लोग हैं जिनसे वो पहले भी लड़ चुका है। गैंग लीडर केनिची को पहचान जाता है और वो उसे घेर लेते हैं। अकासेम लड़कियों से जाने को बोलता है और बीच में आकर अपनी ताकत दिखाते हुए लीडर का हाथ तोड़ देता है, लेकिन फौरन ही उसे ठीक भी कर देता है, ये बताते हुए कि उसने धोखे से हड्डी को डिसलोकेट कर दिया था। थोड़ी देर में चीफ भी वहाँ आ जाता है और अकासेम और उसके बीच एक मुकाबला होता है। उसे मारता जाता है और साथ ही साथ केनिची को लेसन भी देता जाता है। लीडर डर जाता है और बंदूक निकालकर अकासेम पर तान देता है, लेकिन अकासेम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे बालों से खींचकर गली में ले जाता है ताकि किसी को कोई चोट न पहुंचे। केनिची उसकी ताकत को देखकर दंग रह जाता है और वापस आकर डोजो में सकाकी से उसके बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि इंसानों के पास 3 तरह की मांसपेशियां होती हैं, जिनमें सफ़ेद मांसपेशी रफ्तार के लिए, लाल सहन शक्ति के लिए और गुलाबी जिनमें दोनों के गुण होते हैं। सकाकी खुलासा करते हुए ये बताता है कि अकासेम ने 20 साल तक बहुत ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग करी है, जिस वजह से उसकी सभी मांसपेशियां गुलाबी हो गई हैं। बाद में घर जाते वक्त केनिची को रास्ते में तकाशी मिलता है, जो उसे लड़ने के लिए वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। वो चाकू निकालकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी केनिची दादाजी के कहे हुए शब्दों को याद करता है कि चाहे वो चाकू हो या चम्मच, जब तक उससे वार नहीं किया जाए वो सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। जिस वजह से केनिची हिम्मत जुटाकर उसका ध्यान भटकाता है और उसके हाथों पर लात मार देता है, जिससे उसका चाकू जमीन पर गिर जाता है और इसी के साथ केनिची एक दमदार ठूसा मारकर उसे हरा देता है। इस दौरान फुरिंजी छिपकर ये सब देख रही होती है और केनिची में आ रहे बदलाव को देखकर खुश हो जाती है।